Hello, student. Hope so you are good. By the grace of God, I am also good. I am Miss Sophia Kilgil, and you are watching Best Sophia Nursing. Today we discuss about amenorrhea. Amenorrhea क्या चीज है, इसको हम लोग देख लेते हैं. डेफिनेशन अगर इसकी हम लोग देखते हैं, इट इज एन एब्सेंस ऑफ menstrual period. अगर menstrual period क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं, तो उस कंडीशन को एमेनोरिया कहते हैं. इन केस ऑफ इन एग्जामिनेशन डेफिनेशन आ जाती है या फिलिंग द ब्लैंक्स आता है. यू कैन पुट ऑन एमेनोरिया इफ क्वेश्चन इज इट इज एन एब्सेंस ऑफ menstrual period, filling the blanks, amenorrhea, dysmenorrhea, menorrhagia, and so. So you can put in amenorrhea because its answer is it is an absence of menstrual period. So अगर इसकी etiology हम लोग देखते हैं, according to etiology, in fact it is two type, primary amenorrhea and secondary amenorrhea. Primary amenorrhea की बात करते हैं तो the menstrual period failed to appear to puberty to may be due to absence of uterus or ovaries, a genetic disorder, for example tumor syndrome और hormonal imbalance. अब प्राइमरी इमेनोरिया के अंदर क्या रीजन है, किस वजह से प्राइमरी इमेनोरिया हो रहा होता है, इसके अंदर क्या है, या तो यूट्रस या ओवेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर ट्यूमर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है. इस सूरत में प्राइमरी एमेनोरिया अक्कर होता है. एंड अगर सेकेंडरी एमेनोरिया की बात करते हैं तो इन दिस कंडीशन स्टॉप ऑफ अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल हैज बीन एस्टैब्लिश. इट मे बी ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज. ये कंडीशन होती है ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से. इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन भी एक रीजन बनती है सेकेंडरी एमेनोरिया के एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन की. या फिर इसकी सेकेंडरी रीजन के अंदर ओवेरियन सिस्ट आ जाती है, एड्रिनल, पिट्यूटरी ट्यूमर और थायराइड डिजीज. हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है. ये कंडीशन उस सूरत में होती है इन केस ऑफ जब फीमेल बहुत छोटी बच्चियों की जब शादी कर दी जाती है, 18 से 20, 21, 22 की एज में जब शादी होती है, तो वो क्या करती हैं, दूसरी फैमिली के अंदर जाते हैं, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से भी डिप्रेशन में चली जाती हैं. या फिर कोई अब्यूज हो जाता है किसी फीमेल के साथ, तो उस कंडीशन में भी वो ट्रोमा में जा सकती है और उसका यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड या साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है. लेकिन इस कंडीशन को लोग मेजोरिटी हमारी कल्चर जो है इस चीज को समझ नहीं रहे होते और वो लड़की पर ही इल्ज़ाम देते हैं कि माइट भी ये इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है. अगर वो किसी फैमिली के अंदर है, उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, प्रेगनेंसी किस तरह से होगी कि वो उस लड़की को समझ ही नहीं पा रहे और ना ही अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि किस तरह से उनका रहन सहन है. अब बिल्कुल न्यूली घर में जब फीमेल जाती है तो उसका और अपने घर से दूसरे घर में जाना बिल्कुल डिफरेंट होता है. उनकी रहन सहन डिफरेंस होने की वजह से भी वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अंदर जा सकती है. उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है, जो साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है या डेज ऊपर चले जाते हैं. इसके अलावा मेन इशू ये होता है कि रीज़न ये बनती है कि पिट्यूटरी की हमने बात की है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से भी हो सकता है. अब पिट्यूटरी क्या करता है, हार्मोन को, ये एक मास्टर ग्लैंड है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है हार्मोन, पूरी बॉडी के अंदर हार्मोनल सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है. लेकिन जब इसके अंदर ट्यूमर आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा, शादी के फौरन बाद हार्मोनल प्रॉब्लम आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोन जो है अप्स एंड डाउन आ जाती हैं, थोड़ी सी कंडीशन जो है चेंज होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग आती हैं, जो रीजन बनती है सेकेंडरी एमेनोरिया की. इसके अलावा अगर देखते हैं, अगर कोई उसको ओवेरियन सिस्ट है या कोई यूट्राइन प्रॉब्लम है, इसके अलावा बॉडी में कहीं भी किसी किस्म का कैंसर है और उसको रेडिएशन दी जा रही है, कीमोथेरेपी दी जा रही है, तो ये भी रीजन बनते हैं एमेनोरिया की एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल की. थर्ड कंडीशन ये आ जाती है जो कि वेरी पॉजिटिवली लिया जाता है जिस चीज को, वो है प्रेगनेंसी.
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जब वुमेन बिकम प्रेग्नेंट, तो क्या होता है, उसके पीरियड्स नहीं आते, एमेनोरिया हो जाता है, जो कि मैंने अभी बात की कि बिल्कुल छोटी उम्र में जब शादी कर दी जाती है। और सबसे अहम चीज जो एशियन ममालिक के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती हमारी लड़कियों को, घरों से बाहर ही नहीं, अगर वो बाहर जाती भी हैं तो उनको जो है ये बिल्कुल सेक्सुअलिटी की अवेयरनेस नहीं होती, जो कि जब उनको अवेयरनेस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं दी जाती, क्योंकि एक पर्दा, एक शर्म रखी जाती है जो कि हमारे घरों के अंदर भी होती है, बड़ी बूढ़ी या माँ बहन, जो भी है, जो बहन है अगर शादीशुदा है, तो वो भी कोशिश नहीं करते कि अगर न्यूली मैरिड वो बच्ची की शादी हो रही है तो उसको कोई एजुकेशन दी जाए। सो अगर इसकी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन देखी जाती है तो सबसे पहले अगर तो वो मैरिड है वुमेन तो उसका क्या किया जाएगा, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा। अगर वो मैरिड नहीं तो उसके क्या करवाए जाएंगे, टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसमें LH आ जाता है एंड FSH प्रोटेक्ट आ जाता है। LH की अगर हम लोग बात करते हैं, हार्मोनल लेवल है, ये चेक किया जाता है, जो कि न्यूट्रिलाइजिंग हार्मोन जिसे बोला जाता है, यानी कि न्यूट्रिलाइजिंग हार्मोन टेस्ट होता है। दिस टेस्ट measure the level of the neutralizing hormone in your blood. LH is made by your pituitary gland, a small gland located underneath the brain. ये ब्रेन के अंदर ही मौजूद होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड इसको क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। और ये हार्मोनल, ये एक न्यूट्रलाइज हार्मोन है जो कि हेल्प करता है प्रेगनेंसी के अंदर। सेकंड जो है जैसे FSH है, लेकिन FSH की अगर बात करते हैं तो इट इज द फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन है, जो कि ब्लड टेस्ट के साथ मैयर, इसको भी ब्लड टेस्ट लिया जाता है वुमेन का और ब्लड टेस्ट के जरिए इसको चेक किया जा रहा होता है। FSH इज अ हार्मोन released by the pituitary gland, इसको भी pituitary gland, FSH is a hormone released by the pituitary gland। जैसे कि मैंने बात की है कि pituitary gland जो है हमारा मास्टर ग्लैंड है और वो क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है, हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उनके तमाम तर फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। LH न्यूट्रिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन्स दोनों ही ब्लड के जरिए लिए जाते हैं और क्या किया जाता है ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ओवेरियन को। ओवेरियन के अंदर इनका फंक्शन हो रहा होता है कि किस तरह से ओवा को प्रोड्यूस करना है, फर्टिलाइज करना है। लेकिन अगर इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, इसका लेवल कम आ जाता है, तो ओवेरियन फेलियर की तरफ मूव कर जाता है। इसके अलावा जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH है, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन है, जिसके अंदर डिक्रीज हो या इंक्रीज हो जाता है थायराइड, तो इसको क्या कहते हैं, हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अगर थायराइड T इंक्रीज आता है तो हाइपरथायराइडिज्म बोला जाता है, और अगर ये डिक्रीज आता है तो हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है। और अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के लिए, लाइक एब्सेंस ऑफ यूट्रस, एनाटॉमिक एनमलाइज, मीन्स के कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, पैदाइशी तौर पर है, या फिर कोई ऐसा रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हुआ है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, खासकर एंडोमेट्रियोसिस को देखने के लिए कि अगर एंडोमेट्रियोसिस या यूट्रस के अंदर ट्यूमर है, सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा क्या हुई है, इन्फेक्टेड हो गई है, क्या रीज़न है, वहाँ पे कोई कैंसर सेल्स तो नहीं डेवलप हो गए। और ये एंडोमेट्रियोसिस अगर देखते हैं इन्फेक्शन हम लोग, तो एंडोमेट्रियम कैंसर कहलाता है, जो कि हाईली कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, जो कि कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है उस सूरत में जब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता और कंटिन्यूसली फीमेल जो है कंटिन्यूसली इन्फेक्शन बार बार उसको होता है, बार बार उसको RTI होती है, PID होता है, और ये सारी डिजीजेस जब होती हैं तो वो माइट बी के कैंसर सेल वहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाए। इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट दी जाती है, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, जो कि
पीरियड्स को रेगुलेट करता है, जो हमारा एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको वापस से रिप्लेसमेंट करता है। अगर हार्मोनल डिसऑर्डर हो गए, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गए हैं, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए ये मैनेजमेंट की जाती है और ट्रीटमेंट किया जाता है ट्यूमर का, सिस्ट का, और जो भी फर्दर उसकी कॉजेज होती हैं उनको देखा जाता है। अकॉर्डिंगली डॉक्टर ऑर्डर उसको ट्रीट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक उसको ट्रीट किया जाता है। एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है उस वीमेन की, ताकि जो भी इंडिकेटेड हैं उसकी डिजीजेस जो भी हैं रिगार्डिंग उसकी काउंसलिंग की जाती है। और न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूव किया जाता है, एक्सरसाइज को इम्प्रूव किया जाता है ताकि सर्कुलेशन बहाल हो, उस बॉडी स्ट्रॉन्गनेस की तरफ जाए, उसका इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो। मजीद अगर हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन क्या है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था यूटीआई के अंदर, वो यूट्राइन ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ये रिप्रोडक्टिव हम लोग देख रहे हैं, तो ओवरऑल जितना भी जेनेटिक ट्रैक है फीमेल का, उसके अंदर वजाइना से लेके यूट्रस तक जो इन्फेक्शन जाता है, उसके अंदर आइदर इंक्लूड हो फ्लोपियन ट्यूब हो सकती हैं, ओवरीज हो सकती हैं, यूट्रस हो सकती है। यूट्रस की जो लेयर्स हैं 3 लेयर्स पर डिपेंड होती है, वो लेयर्स हो सकती हैं। यूट्रस सर्विक्स हो सकता है, उसका मुंह जिसे हम लोग बोलते हैं। ये ओवरऑल जितना भी है वो इन्फेक्टेड अगर होता है तो उसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, आरटीआई भी कहते हैं। आरटीआई अगर आता है, एक चीज स्टूडेंट आपको मैं क्लियर कर दूं, आरटीआई आरटीए होता है जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आता है। आरटीआईआई तो ये है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है। अगर एमसीक्यूज में आता है तो डोंट बी कंफ्यूज्ड एंड टिक ऑन द आरटीआई इफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में पूछा जाए। सो विच कॉज हेल्दी लाइफ लॉस अमंग सेक्सुअलिटी एक्टिविटी वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज इन डेवलपिंग कंट्रीज। जी, ये हेल्थी लाइफ जो है वो लॉस हो सकती है, लाइक सेक्सुअलिटी एक्टिविटी वुमेन में कम हो सकती है, जैसे लिबिडो कहते हैं। एज के साथ साथ जैसे वो एज उनकी बढ़ती है तो वो लिबिडो की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर वो उसकी शादी जो है 30-40 ईयर्स एज में हुई है तो कंसर्न करे डॉक्टर के साथ, ताकि वो अपनी फैमिली प्लानिंग को भी इम्प्रूव कर सके। ओवरव्यू अगर हम लोग देखते हैं तो ओवरव्यू के अंदर इसको आरटीआई इन्फेक्शन लाइक रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन इंक्लूडेड 3 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एसटीडीज कहते हैं, सच एज क्लैमिडिया। यानी कि जो मैंने आपसे लास्ट, अगर आप लोगों ने हमारा टॉपिक सुना है, देखी है वीडियो, तो उसके अंदर इसको क्लियरली मैंने बताया था कि ये कौन सा इन्फेक्शन होता है जो कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ये जरूरी नहीं कि सेक्स करने की वजह से ये डिजीज हो, ये कहीं से भी इन्फेक्शन लग सकता है। इसको पूरा मैंने बताया था आपको लास्ट अपने टॉपिक के अंदर। लास्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो जो है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। ये इन्फेक्शन जरूरी नहीं कि सेक्स करने की वजह से या किसी के साथ उठने बैठने की वजह से लग सकती है। ये हो सकता है कि कपड़ों की वजह से, वो पर्सन जो इन्फेक्टेड है उसके अगर कपड़े पहनने जाए तो लग सकती है, वॉशरूम से लग सकती है, या फिर पानी से भी लग सकती है। सेकंड अगर बात करते हैं, एंडोजेनियस इन्फेक्शन है विच आर कॉज्ड बाय ओवर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म की ओवर ग्रोथ हो जाती है। और ये जेनिटल ट्रैक जो कि वुमेन के लाइक हम लोग अगर बात करते हैं सच एज बैक्टीरियल वजाइना जो है, वेल्वो वजाइनल कैनिडियासिस होता है जो कि लग सकता है, वजाइना से स्टार्ट होता है और अंदर यूट्रस तक जा सकता है। एक आ जाता है लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन है विच आर एसोसिएटेड विद प्रॉपरली परफॉर्म मेडिकल प्रोसीजर। ये इसके अंदर क्या होता है,
प्रॉपरली मेडिकल प्रोसीजर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, सच एज अनसेफ अबॉर्शन और पुअर डिलीवरी प्रैक्टिसेस। लाइक अगर इसको हम लोग बात करते हैं तो ऐसी खवातीन जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाती हैं तो वो ऐसे अदारों के पास जाती हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं होते, जो लोगों ने आम ही घरों में बनाए होते हैं और पता नहीं वो हाइजीनिक प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट को स्टर्ल करते हैं नहीं करते, तो वो अनहाइजीनिक तरीके से जब अबॉर्शन करते हैं तो वो भी एक रीजन बनती है किस चीज की, ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस की, जिसे कि HIV कहते हैं। ये वजह बन सकती है अगर वो अनसेफ अबॉर्शन करवाते हैं या पुअर डिलीवरी प्रैक्टिसेस होती है, यानी कि हॉस्पिटल में नहीं जाते या कोई अच्छे अदारे में नहीं जाते, तो वो क्या करते हैं ऐसे अदारों की तरफ अगर लोग जैसे कि बहुत ही पॉवर्टी है हमारे मुल्क के अंदर, तो क्या होता है कि वो कोशिश करते हैं कि या तो किसी दाया को घर पे बुला लिया जाए या फिर क्या किया जाए के नजदीक अगर किसी ने भी घर पे कोई इस तरह का सेंटर खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है कोई, तो वहां पे डिलीवरी करवाने के लिए जाते हैं तो वहां कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक मेथड यूज हो जाता है, जो कि रीजन बनता है किसका, RTI का और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV का रीजन बनती है। RTI आर प्रिवेंटेबल, ये प्रिवेंटेबल है जी, इसको क्योर किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है, और मैनी आर ट्रीटेबल एज वेल, और बहुत सारे इसमें है, जैसे क्या है कैनिडियासिस जिसे बोलते हैं, ये वायरस जो है ये प्रिवेंटेबल है। इस ट्रीटमेंट करवाने से क्या होते हैं, बहुत सारी STDs डिजीजेस हैं जो जिनसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बचा जा सकता है। HIV जो है, HIV का अगर हम लोग बात करते हैं, ये हाईली इन्फेक्टेड डिजीज है, इसमें टाइम लग सकता है। कुछ लोग जो हैं वो सरवाइव भी कर जाते हैं, अगर बहुत पहले उनकी डिजीज का पता चल जाए तो वो सरवाइव भी कर जाते हैं, लेकिन अगर ये देर तक चला जाए तो फिर डेथ मुमकिन है। इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेज है लाइक PID, जो कि कंटिन्यूसली अफेक्ट करती हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर, और जब असेसमेंट किया जाता है, जब देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसमें क्या नजर आता है, फीवर होता है फीमेल को, और बहुत ज्यादा कपकपी के साथ उसको फीवर हो रहा होता है, लोअर अब्डोमेन पेन की कंप्लेन कर रहे होते हैं, मैलिज होता है, मीन्स के वो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा लेथार्जिक थकावट उसको फील होती है, नोजिया वॉमिटिंग के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं। मेल्ड्रस प्यूरुलेंट वेजाइनल एक्सुडेट होते हैं, ये एक तरह के क्या होते हैं, ब्लिस्टर होते हैं, छाले टाइप होते हैं जिसके अंदर पस भरी होती है, और वो एक से दूसरी जगह जैसे उसमें से पानी निकलता है, पस निकलती है, तो वो पूरे एरिया को इन्वॉल्व करते हैं। वेजाइना और टांगे, फीमेल की टांगे भी इन्वॉल्व हो जाती है, इनसाइड ऑफ वेजाइना और यूट्रस, फ्लोपियन ट्यूब, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पूरा ही क्या होता है, इन्वॉल्व हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट की जाती है, इसके अंदर डिफरेंट ट्रीटमेंट किए जाते हैं, मेडिकेशन दी जाती है। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर अगर बात करते हैं तो बेड रेस्ट उसको प्रोवाइड किया जाता है, जो भी उसकी क्लीनिंग है वो की जाती है, प्रॉपर ग्लविंग वगैरह पहनकर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, एंटी एम्टिक दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ताकि डिजीज को, उस इन्फेक्शन को क्योर किया जाए। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर पीरियड प्रॉब्लम है जो कि सिग्निफिकेंट कॉज बनते हैं फिजिकली और इमोशनली डिस्ट्रेस ऑफ वुमेन का, और क्या होता है कि इसमें वुमेन डेली लाइफ्स को वो प्रॉपरली स्पेंड नहीं कर सकती, वो लोगों के साथ जो है उसका बिहेवियर, मूड स्विंग इसके अंदर होते हैं, वो थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, और फिजिकली और इमोशनली वो डिस्टर्ब होती है, इरिटेबिलिटी होती है, मीन्स के डिस्टर्ब होती है, बेचैन होती
होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम हो जाती है, या तो उसको मोशन हो जाते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, लोअर अब्डोमेन पेन होती है, वो फिर बैक की तरफ जाती है और बैक से टांगों में मूव कर जाती है। इसके अंदर अगर देखते हैं रेगुलर पीरियड्स के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप्स को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर एमेनोरिया है जो कि हम पढ़ चुके हैं, एब्सेंस ऑफ पीरियड्स जब नहीं आते। ओलिगोमेनोरिया है जो कि ये इनफ्रीक्वेंट यानी कि कभी भी और आ सकते हैं, पीरियड 10 दिन के बाद आ गए, 12 दिन के बाद, 15 दिन बाद, या महीने में 3 दफा आ गए, महीने में 2 दफा पीरियड्स आ गए। और पोलीमिनोरिया की बात करते हैं, फ्रीक्वेंट पीरियड है, सॉरी इनफ्रीक्वेंट के अंदर जो है कि 2 महीने के बाद आते हैं या कभी कभी 2.5 महीने के बाद आते हैं, और फ्रीक्वेंट के अंदर जो है 15, 10 और महीने में 3 से 4 दफ़ा भी पीरियड आ सकते हैं। अब मेनोरेजिया की बात करते हैं तो मेनोरेजिया हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा अगर उसको ब्लीडिंग हुई है, 10 दिन चली है कंटिन्यूसली, हैवी ब्लीडिंग उसको होगी। और हाइपोमेनोरेजिया की अगर बात करते हैं तो बहुत ही लाइट पीरियड होते हैं, यानी कि अगर उसको एक दिन कुछ लोगों को आते हैं और फिर वो पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मेट्रोजिया होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिर्फ दाग लगता है थोड़ा सा और फिर उसको पीरियड खत्म होते हैं। डिसमेनोरिया जो कि हम पढ़ रहे हैं, पेनफुल कंडीशन को कहते हैं, पीरियड्स उसको आते हैं भले 8 दिन आए, 3 दिन आए, 5 दिन आए, तो उसमें कंटिन्यूसली क्रैम्प्स के साथ नोजिया, वॉमिटिंग होगा और उसको सीवियर पेन होगा फीमेल को, जो कि किस तरह से उसकी ड्यूरेशन अगर देखते हैं तो वो 3 से 8 डेज भी चला जाता है। और अगर इसको हम लोग देखते हैं पेन जो है किस तरह से रेडिएट करता है अब्डोमेन से बैक और फिर लेग के अंदर आ जाता है। एनोवुलेशन की बात करते हैं, इसके अंदर ओवुलेशन एब्सेंस हो जाती है, यानी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। और ओलिगो ओवुलेशन की बात करते हैं तो रेगुलर ओवुलेशंस होती है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के अंदर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो डिसऑर्डर हो गए हैं रिलेटेड टू वुमेन। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उसका होता है उससे डिस्टर्ब हो गया है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन वुमेन विजिट देयर गायनाकोलॉजिस्ट। इसके अंदर ज़रूरी है कि वुमेन क्या करे, विजिट करे गायनाकोलॉजिस्ट को, और एज सुन एज पॉसिबल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंड देयर सिम्टम कैन डिस्टर्ब वुमेन डेली लाइफ। ऑब्वियसली वो वुमेन जो है प्रॉपरली अपनी लाइफ को स्पेंड, अगर वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही है, लेथार्जिक होगी, वो अपने कामों की तरफ ध्यान नहीं देगी, वो थकावट महसूस करेगी और बिल्कुल भी वो एक्टिव नहीं होगी। दे कैन ऑल्सो अफेक्ट हर एबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट, और ये अफेक्ट करती हैं चीज़ें उसकी प्रेगनेंसी पर भी। मैनेजमेंट के लिए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, एस्टेब्लिश नर्स पेशेंट पर फॉर गुड हेल्थ हिस्ट्री। उसकी हिस्ट्री जो है प्रॉपरली उसके साथ रैपो बिल्ड करती है और हिस्ट्री लेती है। न्यूट्रिशन हिस्ट्री लेगी, कैसी है उसकी, मिनिमाइज साइड इफेक्ट, स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजीज उसको बताई जाएंगी, किस तरह से वो अपनी इस कंडीशन को कम कर सकती है। पेशेंट को एजुकेट करेगी, अवॉइड करने के लिए बोलेगी कैफीन, अल्कोहल, ईटिंग डाइट लो इन सेंसेशन, न्यूट्रिशन, टीच हाउ टू रिकॉर्ड टाइमिंग एंड इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम, किस तरह से इन सिम्टम को वो कम कर सकती है। नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की अगर बात करते हैं तो वर्ड जो है नॉर्मेलिटी है, ब्लीडिंग जो है उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है यूट्राइन फीमेल को। और इसके अंदर क्या होता है, अगर बात करते हैं इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग है, कभी भी किसी भी वक्त उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, दैट occur in absence of recognizable pelvic पैथोलॉजी, जर्नल मेडिकल डिजीजेस की वजह से हो सकती है, या प्रेगनेंसी के दौरान भी उसको ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि फॉरेन बॉडी जैसे उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस सूरत में भी अगर उसकी यूट्रस हेल्दी नहीं है तो वो ब्लीड करना शुरू हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, डाइट कैसी है, तो फिर वो डिस्टर्ब होगा उसका यूट्राइन और वो क्या अफेक्ट करेगा और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। इट रिलीव किया जा सकता है इस डिस्टर्बेंस को, और नॉर्मल साइक्लिक पैटर्न जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, हार्मोनल स्टिमुलेशन, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉक्टर से रजू करना पड़ेगा।
मैनेजमेंट के अंडरलाइंग अनीमिया विद आयरन सप्लीमेंट उसको दिए जाएंगे, उसको हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव दिया जाएगा ताकि कंट्रोल किया जाए ब्लीडिंग को, उसकी डायलिटेशन एंड क्यूरेटिंग की जाएगी। इसे डीएनसी कहा जाता है, जो इंस्ट्रूमेंटल से अंदर जो भी उसके क्लॉट वगैरह है या कोई प्रॉब्लम है वो उसको रिमूव किया जाता है उन क्लॉट्स को, ताकि क्लियर हो और उसकी यूट्रस जो है रिलैक्स हो और क्या हो, उसको ट्रीट भी किया जाता है, मेडिकेशन दी जाती है। अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाती है, कंडीशन सही नहीं, तो हिस्टेरेक्टमी की जाती है। हिस्टेरेक्टमी यानी कि उसकी यूट्रस रिमूव कर दी जाती है, उस लेडी की मायोमेक्टमी किया जाता है। अगर उसके अंदर फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, तो उसको रिमूव किया जाता है। मेडिकेशन दी जाती है जिसमें एनसिड है यानी कि नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज दी जाती है। ब्रूफेन दिया जाता है, नेप्रोक्सेन दिया जाता है टू डिक्रीज ब्लड लॉस एंड पेन। और ये तमाम तर मेडिकल डॉक्टर ऑर्डर से ही लेनी चाहिए। पेन किलर आप ले सकते हो, जैसे नेप्रोक्सेन ले सकते हैं, ब्रूफेन आप लोग ले सकते हो। और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो उसके लिए ट्रांजामिन के नाम से इंजेक्शन आते हैं, जिसे ट्रांसैक्समिक एसिड कहा जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में फटीक है, बहुत ज्यादा लेथार्जिक है, तो रिलेटेड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस पर नर्सिंग इंटरवेंशन बनेगी। फियर ऑफ ब्लीडिंग थ्रू क्या है, उसके बहुत ज्यादा क्लोथिंग रिलेटेड टू एक्सेसिव अनप्रिडिक्टेबल ब्लीडिंग की वजह से वो परेशान है, तो उस पर भी नर्सिंग इंटरवेंशन डायग्नोसिस बन सकती है। मीनोपॉज जो है ओवर एज लाइक 40 टू 55 ईयर्स एज के अंदर हो जाता है, जिसमें टोटली लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। मीनोपॉज एक ऐसा टाइम है जिसमें पीरियड बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं वुमेन के, और बॉडी गोज थ्रू चेंजेस द नो लॉन्गर अलाउ हर टू गेट प्रेग्नेंट, और वो जो है प्रेग्नेंट होने के चांसेस में नहीं रहते जब वो मेनोपॉज की तरफ चली जाती है। इट इज अ नेचुरल इवेंट दैट नॉर्मली अकर इन अ वुमेन एज 40 टू 45 ईयर्स। इटियोलॉजी इसकी क्या होती है, इंसोम्निया यानी कि साइन सिम्टम नजर आएंगे, एंजाइटी होगी, फियर होगा, रेस्टलेस होगी, मेमोरी लॉस होगा, उसका डिप्रेशन की तरफ वुमेन जाना शुरू हो जाएगी। इसके लिए मेडिकेशन में एस्ट्रोजन दिया जाता है, रिप्लेसमेंट थेरेपी, विटामिन ए एंड बी सप्लीमेंट दिए जाते हैं टू डिक्रीज हॉट फ्लशेस, क्योंकि बॉडी के अंदर एकदम से हॉट फ्लशेस उसको फील होंगे, ऐसे जैसे पूरी बॉडी के अंदर आग लग गई है, इस तरह का फील होगा उसको, एकदम से हॉट फ्लशेस उसको आएंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाएगा टू प्रिवेंट बोन लॉस, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह जितनी भी मेडिकेशंस हैं देने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसर्न करें। माइट भी उसको किडनी प्रॉब्लम है या कैल्शियम स्टोन्स हैं उसकी बॉडी के अंदर, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो उसको कैल्शियम तो देने के लिए अगर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो डॉक्टर, आप खुद को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। डाइटरी सप्लीमेंट एग्जांपल सोया प्रोडक्ट ऑयल ले सकते हैं आप लोग, ये जैसे उसमें दूध है, सोयाबीन्स हैं, इस तरह से बीन्स जितने भी है, मक्खन है, ये इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन इसको लिमिटेड आप लेंगे। ये एक चार्ट है जो कि विटामिन्स और मिनरल्स फॉर मेनोपॉज वुमेन के लिए है, जिसके अंदर वो ये तमाम तर अपनी डेली रूटीन के अंदर यूज कर सकती है। और एंडोमेट्रियोसिस की अगर बात करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इन लाइनिंग जो है इनसाइड ऑफ यूट्रस है, इसके अंदर क्या होता है, पेनफुल कंडीशन बाय ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस ऑर्गन ऑफ द पेल्विक कैविटी आर द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर द टॉपिक ग्रोथ। मीन्स ये देख रहे हैं आप लोग कि किस तरह से बाहर की तरफ इसके टिश्यू जो हैं वो, जैसे आपको लग रहा है जैसे एक चमगादड़ है, इस तरह से उसके टिश्यू ग्रो करना शुरू हो जाते हैं आउटसाइड की तरफ, और ये काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इस में कॉम्प्लिकेशन जो होती है, वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन, और वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती उसमें क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। सिम्टम अगर इसके हम लोग देखते हैं, पेनफुल कंडीशन होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, क्रैम्प्स पड़ते हैं, इनफर्टिलिटी की हमने बात कर ली है। पेन उसके बावल मूवमेंट वो बहुत ज्यादा उसको होगा, लगेगा कि जैसे उसको मोशन आया लेकिन उसको मोशन नहीं आएगा, और इस तरह से उसके एपिगैस्ट्रिक पेन होगी, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, नोजिया होगा, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, अग्रेसिव हो सकती है, बहुत ज्यादा भूख भी लग सकती है, लोअर बैक
पेन होगा और abnormal हैवी menstrual फ्लो होगा, बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाएगी। और वजाइनल ब्लीडिंग तो ऑब्वियसली क्योंकि वो ब्लीड कर रही है, कभी भी ब्लीड हो सकता है इसके अंदर भी। और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्सेज, यानी कि जब वो इंटरकोर्स करेगी, जब वो मिलेगी हस्बैंड के साथ, तो उसको सीवियर पेन होगी। ये भी एक रीजन होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ये चीजें भी आ जाती हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर वही इसको ब्रूफेन प्रिस्क्राइब किया जाएगा। एनसिड नॉन स्टीरॉयड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर प्रिस्क्राइब की जाएंगी। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन दी जाएंगी। डेंसल पेन किलर मेडिकेशन है, ये 2 टाइप में आती है, पिंक में भी और इस तरह ग्रीन ब्लू से कलर में आती है। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर नेसेसरी है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, और अगर उसके ट्यूमर है या ज्यादा डिजीज हो गई है यूट्रस के अंदर तो हिस्टेरेक्टमी भी की जा सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट में acute and chronic pain related to hormonal stimulation, hopeless related to difficult management of disease, infertility. pelvic inflammatory diseases and sign and symptom next हम लोग देखते हैं।